बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सब लोगों को आवाज़ आ रही है जी। 710 का ये हमारा दूसरा सेशन है, जिसके अंदर इंशाअल्लाह आज हम प्रोग्रेसिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जो 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हमारे पास 2 टॉपिक रह जाएंगे मिड के हवाले से, वो इंशाअल्लाह हमारे जो नेक्स्ट 2 सेशन होंगे उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। ये सेशन जो हैं वो danishkada.com की तरफ से ऑफ़र किए जा रहे हैं, ठीक है जी। इसमें आप दूसरों को भी इनवाइट कर सकते हैं और वो फ्रीली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमने बात को ख़त्म किया था कल कंपोजिशन ऑफ परवेसिव कंप्यूटिंग के ऊपर, और मैंने कहा था कि ये स्लाइड आपके मिड टर्म के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें मैंने बेटा कहा था कि ये जितनी आपको ये टर्म्स नज़र आ रही हैं, इन तमाम की डेफिनेशन और इसके बारे में 3 to 5 लाइंस आपको आनी चाहिए। बेशक आप अपनी वर्डिंग में लिखें, कॉन्सेप्ट जो है वो आपको होना चाहिए कि एक परवेसिव कंप्यूटिंग की जो एप्लीकेशन होती है, एक परवेसिव कंप्यूटिंग का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो इसमें हमने देखा था कि 5 हमारे पास ये मेजर पिलर्स जो हैं, ये 7 पिलर्स हैं, जिसमें जो सेंसिंग एंड एक्यूटेशंस हार्डवेयर से स्टार्ट होते हैं, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, नेटवर्किंग और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हैं, और ये चीज़ें रन होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स भी इसमें आता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफ कोर्स आती है, चूँकि इसके अंदर हम एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं। और कंप्यूटर परवेसिव के अंदर HCI का बड़ा अहम रोल है कि किस तरह एक सिस्टम जो है वो सेल्फ हीलिंग सिस्टम बनेगा और डायनामिकली वो अपने आप को रिकन्फिगर कर लेगा, कॉन्टेक्स्ट अवेयर होगा और इकोनॉमिक मॉडल्स होंगे, ठीक है जी। यहाँ तक बात की समझ है सबको। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं परवेसिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट जी। ये हमारा आज का टॉपिक है। थोड़ा सा सारा ही थ्योरी है जी, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो टेक्निकल हो समझने या समझाने के लिए। जिस तरह डेटाबेस के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, लेकिन इसमें सारी की सारी ये जो है ना वो डेफिनेशंस हैं और आर्किटेक्चर्स हैं जिनको आपने समझना है। परवेसिव एप्लीकेशंस डेवलपमेंट को स्टार्ट करने से पहले इसमें उसने बताया है कि 2 मेजर चीज़ें हैं। नंबर 1 इसकी मोबिलिटी, और नंबर 2 जो है वो इसकी कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस है, ठीक है जी। मोबिलिटी से मुराद इससे क्या है, और कॉन्टेक्स्ट अवेयर होने से हर एप्लीकेशन जो है वो मोबिलिटी से मुराद उसका ट्रांसपोर्ट होना, उसका पोर्टेबल होना, और कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस से मुराद जो है वो ये है कि ये एप्लीकेशन अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इन्वायरमेंट को किस तरह से जानती है। बेसिकली ये दोनों चीज़ें डायनामिक नेचर की होती हैं, चेंज होती रहती हैं, इस वजह से ये एक मुश्किल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जनरेट करती है। अगर हम मोबिलिटी को देखें तो इसकी 3 इम्प्लीकेशंस हैं। नंबर 1 के एप्लीकेशन जो है वो एक से ज़्यादा टाइप के डिवाइसेस पे रन कर सकती है। नंबर 2 के ट्रांसपोर्ट टू द लोकेशन वेयर ऐसे नेटवर्क्स के अंदर भी आपकी एप्लीकेशन को काम करना पड़ सकता है जो हाई बैंडविड्थ पर मुश्तमिल हो या लो बैंडविड्थ पर मुश्तमिल हो। अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं आपको रियल लाइफ में से इसकी एग्जांपल देता हूँ कि आप देखें कि व्हाट्सएप जो है ये ज़्यादा बेहतर एप्लीकेशन है विद लो बैंडविड्थ नेटवर्क। आप थोड़ी सी भी अगर आपके पास बैंडविड्थ है तो आप देखते हैं कि व्हाट्सएप जो है उसके मैसेजेस जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, जबकि मैसेंजर और फेसबुक और दूसरी जो ऐप्स हैं वो थोड़ा सा लो बैंडविड्थ के ऊपर इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे होते। ये आपके मुशाहिदे में है ना ये बात, क्यों जी। और तीसरी बात जो है वो देखें कि एप्लीकेशन दैट मेक यूजर लोकेशन मस्ट अकाउंट फॉर द पॉसिबिलिटी दैट द लोकेशन विल चेंज। लोकेशंस
और उसकी चेंज और यूज़र की लोकेशन ये भी मैटर करती है आपके इसके लिए। उसके बाद परवेसिव एप्लीकेशन में हमने देखा कि जो दूसरी चीज़ है वो है कॉन्टेक्स्ट अवेयर होना इसका। कॉन्टेक्स्ट अवेयर एप्लीकेशन क्या होती है, इसको ज़रा ध्यान से आप, बहुत ही अहम लफ्ज़ है ये कॉन्टेक्स्ट अवेयर जो है। वैसे तो ये इसमें इतनी थ्योरी है कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के दिया जा सकता है। इज़ दैट is sensitive to the environment in which it is being used, location particular of the यूज़र ऑफ द एप्लीकेशन, यूज़र किस लोकेशन से इसको चला रहा है, किस तरह का नेटवर्क है, लो बैंडविड्थ है, हाई बैंडविड्थ है, और इनपुट किस तरह की है, आवाज़ से इनपुट दी जा रही है या इनपुट जो है वो कीवर्ड से दी जा रही है। ये सारी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट अवेयर एप्लीकेशंस में आती हैं। एक ऐसी एप्लीकेशंस जो हर लिहाज से अपने आप को कैपेबल करती है कि लो बैंडविड्थ, हाई बैंडविड्थ, लोकेशन जहाँ से मर्जी हो, इनपुट जिस तरह की मर्जी हो, ऐसी एप्लीकेशन को हम कॉन्टेक्स्ट अवेयर एप्लीकेशन कहते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू कस्टमाइज इटसेल्फ टू पर्टिकुलर लोकेशन और यूज़र। जैसे ही अगर यूज़र बदल गया या यूज़र की नेचर बदल गई, अगर लोकेशन या लोकेशन की नेचर बदल गई, तो इस एप्लीकेशन में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप को उस हिसाब से कस्टमाइज कर ले। ठीक है, ये बहुत ही मॉडर्न एंड लेटेस्ट टाइप का कॉन्सेप्ट है परवेसिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट। यानी जो आप लोग हॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर नहीं देखते कि जी एक ट्रांसफॉर्मर के नाम की एक मूवी आई थी जिसके अंदर उन्होंने एक ऐसा रोबोट बनाया हुआ था जो कॉन्टेक्स्ट अवेयर रोबोट था। ठीक है, वो अपने आप को, अगर याद हो या नहीं याद तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर इसी नाम से उसको दिया गया था। दैट वाज विजन ऑफ परवेसिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट। परवेसिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हमारे पास आइडेंटिफाइंग एंड बाइंडिंग द डाटा सोर्सेज दैट प्रोवाइड द राइट इंफॉर्मेशन। डाटा सोर्सेज हमारे पास होंगे जिस से ये कॉन्टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, यूज़र की इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, और डिफरेंट इनपुट्स भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सा इसके अंदर जो है ना वो डिज़ाइन है परवेसिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर। ये देखें जी, हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को क्या क्या चैलेंजेस पेश होते हैं, कितने टाइप के मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर, और डेवलपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आने वाली तमाम स्लाइड्स के अंदर हम कॉन्टेक्स्ट इस परवेसिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। कुछ डेफिनेशंस हैं जो आनी चाहिए इसको समझने के लिए। सिंपल डेफिनेशंस हैं जी, मैं ये इसको रीड नहीं करूँगा और ना समझाऊँगा, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या आप इस सब्जेक्ट के थीम को, इसकी फ़िलॉसफी को अंडरस्टैंड कर पाए हैं या नहीं। देखिए, हर सब्जेक्ट की एक फ़िलॉसफी होती है और एक आप कह लें कि 1 पेज कंटेंट होता है हर कोर्स का ना। 1 पेज कंटेंट के अंदर ही हमने सारा कुछ करना होता है, हम उस स्कोप से बाहर नहीं जाते। तो आप इसको रीड करें और रीड करके मुझे चैट विंडो में रिप्लाई करें कि क्या आपको सिंपल इसके लिखे हुए से समझ आ गई है जी। ठीक है जी, ए मल्टी डिवाइस एप्लीकेशन एंड अ मल्टी मॉडल एप्लीकेशन। ठीक है जी, और आप डेफिनेटली जो है इसकी एग्जांपल्स भी मैं आपसे लूँगा कि ऐसी एप्लीकेशंस चूँकि आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो तो कौन कौन सी, ताकि जब आपके जहन में, जब आप एक डेफिनेशन को एग्जांपल से रिलेट कर देते हो ना, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट जो है वो 100% क्लियर हो चुका हुआ है। ठीक है जी, देखें ज़रा इसको।
जी शाबाश, समझ आ गई है जी। फेसबुक एग्जांपल है जी, मल्टी डिवाइस है फेसबुक, शाबाश बिल्कुल अच्छा है जी। कॉन्टेक्स्ट ज़ाहिर है जो इतने बड़े लेवल की एप्लीकेशंस हैं जो गूगल बना रहा है, जैसे गूगल का जो मोबाइल के अंदर सर्च इंजन आता है जो गूगल के नाम से, आप उसको जो है ना वो वॉइस से भी इनपुट दे सकते हैं और टच से भी आप उसको इनपुट दे सकते हैं। तो मल्टी डिवाइस, और ये सिर्फ आयशा का रिस्पांस आ रहा है जी। दुआ आपको क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही? उम्मे हबीबा आपका भी कोई रिस्पांस नहीं है। और 586 भी अपना नाम बता दे, और 737 जो है ये भी अपना नाम बता दे जी। व्हाट्सएप एक एग्जांपल है जी, बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त है। एंड्रॉयड पे भी चलता है, आईफोन पे भी चलता है। ये मल्टी डिवाइस एप्लीकेशन दैट इज़ ऑन डिवाइसेस विद डिफरेंट कैपेबिलिटीज़, ठीक हो गया। टैब पे भी चलता है, छोटी स्क्रीन वाले मोबाइल पे भी चलता है, बड़ी स्क्रीन वाले मोबाइल पे भी चलता है। ये डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है जी। और मल्टी मॉडल में ऐसी एप्लीकेशंस जो एक से ज़्यादा टाइप के इंटरफेस प्रोवाइड करते हों इनपुट लेने के लिए, यानी उसका ग्राफिकल इनपुट इंटरफेस भी है जिसको आप टच कर सकते हैं या कीबोर्ड से इनपुट कर सकते हैं, माउस से इनपुट कर सकते हैं, और आप उसको वॉइस भी इनपुट कर सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ टू। तो ये चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर हैं जी, ठीक है जी। काइंडली 737 आप अपना नाम बताएं जी प्लीज़, ताकि आपको उसी नाम से मुखातब किया जाए जी। जी कुछ भी बता दें, अगर नहीं भी असल बताना तो ठीक है। ओके जी, मल्टी मॉडल की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? मल्टी मॉडल बेटे व्हाट्सएप मल्टी मॉडल ही है ना। देखो एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि डिफरेंट किस्म का यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है। थैंक यू एहतशाम। मतलब उसमें GUI भी इनपुट के लिए हो, वॉइस भी इनपुट के लिए हो, या दोनों मिला के इनपुट के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम ग्राफिकली भी इनपुट दे सकते हैं और थ्रू माइक भी जो है वो उनको इनपुट जो है वो दी जा सकती है, ठीक है ना। इससे मुराद ये है हमारे पास। ओके जी, नेक्स्ट देखें हमारे पास सम डेफिनेशंस में, शाबाश जी इनको पढ़ते जाएं जी। नेटवर्क एप्लीकेशंस क्या होती हैं, और एक डिवाइस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन क्या होती है। शाबाश जी, इसको खुद से रीड करेंगे ना तो ज़रा आसानी हो जाएगी आपके लिए, और मुझे भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको मेरी बातों की समझ आ रही है जी। नेटवर्क एप्लीकेशन क्या होती है, ठीक है, और डिवाइस प्लेटफॉर्म जो है ये एप्लीकेशंस क्या होती है। ऐसी एप्लीकेशन जो एक से ज़्यादा सिस्टम्स के ऊपर या क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में रिसाइड करती है, वो नेटवर्क एप्लीकेशन है। उसका कुछ पार्ट क्लाइंट में है, कुछ पार्ट होस्ट के ऊपर है ना। ऐसी मोबाइल में कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जिनको हम ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसी तमाम ऐप्स जिनको ऑनलाइन रह के हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुछ गेम्स हैं जो कि ऑनलाइन होकर प्ले करनी पड़ती हैं, तो ये नेटवर्क एप्लीकेशंस हो गई। Device platform is a distributed software platform to which pervasive application is a target। ये हमारा एक प्लेटफॉर्म टारगेट है जिसके जो हम चाह रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो इसके हिसाब से हम इसको तैयार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, ये बहुत ही आसान सी एप्लीकेशन आएगी जी, शाबाश। ये मैंने बोल्ड किया हुआ है इसमें ना चीज़ों को, ताकि आपको समझ आ जाए। आपकी स्लाइड्स में ये ऐसा नहीं है। देखें जी, थिन क्लाइंट एप्लीकेशन क्या होती है और थिक क्लाइंट एप्लीकेशन क्या होती है, ठीक है। शाबाश जी, देखते हैं जी। शाहिद साहब वेलकम टू द क्लास, थोड़ा लेट आपने ज्वाइन किया है। और देखें जी, थिन क्लाइंट एप्लीकेशंस हमारे पास और थिक क्लाइंट एप्लीकेशंस जो है ना ये क्या है। ऐसी एप्लीकेशंस समझ आ गई जी इसकी सबको, सिंपल डेफिनेशंस हैं थिन क्लाइंट एंड थिक क्लाइंट है जी। ऐसी एप्लीकेशंस जो कि जिनका कुछ हिस्सा क्लाइंट पे है, कुछ सर्वर के ऊपर है, लेकिन मेजॉरिटी जो है अगर उस एप्लीकेशन का ज़्यादातर पार्ट जो है वो क्लाइंट के ऊपर होगा तो ये थिक क्लाइंट एप्लीकेशन कहलाएगी। और अगर उसका सिर्फ यूज़र इंटरफेस
या माइनर पार्ट जो है वो क्लाइंट के ऊपर है, तो देन ये थिन क्लाइंट एप्लीकेशन कहलाएगी जी। जी समझ आ गई ये सबको इसकी जी। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगेन मॉडल व्यू कंट्रोलर बहुत मशहूर आजकल ये डिज़ाइन है एप्लीकेशन। जिस तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक डिज़ाइन था ना, बिल्कुल इसी तरह एक लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आई थिंक ये लॉन्च किया गया है, ये वाला डिज़ाइन जो है मॉडल व्यू कंट्रोलर डिज़ाइन। ठीक है जी, मॉडल व्यू कंट्रोलर डिज़ाइन को आप देख सकते हैं जी। इसमें हमारे पास अब हम अपनी एप्लीकेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। व्यू जो है ये प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कंट्रोलर जो है ये आपकी प्रेजेंटेशन और आपके मॉडल के दरमियान फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है। और व्यू एंड कंट्रोलर दोनों को हम आपस में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं एप्लीकेशन के अंदर। और मॉडल कंपोनेंट जो है ये बेसिकली आपकी सारी लॉजिक है, आपकी एप्लीकेशन का एक्चुअल कोड है। जी जी बिल्कुल वही है जो आपने वहाँ पे पढ़ा, ये वही कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी मौजूद है। इसी कॉन्सेप्ट की बुनियाद के ऊपर हम प्रोग्रेसिव को देखेंगे जी। उसके बाद आ गया जी डिसकनेक्टेबल एप्लीकेशन क्या होती है। और एक एप्लीकेशन जी एमवीसी के ऊपर आप बना सकते हो, आप एमवीसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो किसी खास डिज़ाइन या किसी खास किस्म की एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, कोई एप्लीकेशन ऐसी लें जो एमवीसी को सपोर्ट ना करती हो, या कोई डोमेन ऐसा हो जो एमवीसी को सपोर्ट ना करता हो। ठीक है, या एमवीसी का आप कंपैरेटिव जो है वो एनालिसिस कर दें किसी दूसरी इसके साथ ही जो मौजूद हो, इस तरह का कोई डिज़ाइन हो तो उसके साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह का काम आप कर सकते हैं कंपैरिजन टाइप, या किसी खास डोमेन के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन को आप देख सकते हैं। हाँ जी, डिसकनेक्टेबल एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशंस होती है जो कंटिन्यू करते हैं एग्जीक्यूट को व्हेन देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, कि यानी अगर आपके जो कनेक्टिविटी लेवल्स हैं क्लाइंट में, सर्वर में, या जो भी नेटवर्क के ऊपर मौजूद आपके कंप्यूटर्स हैं, तो उस सूरत में भी ये एप्लीकेशन अपने आप को एग्जीक्यूट करती है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है? ठीक है, हमने बार बार बात की, और ये शुरू से अगर आपको पहली स्लाइड याद हो तो हमने कहा था मोबिलिटी एंड कॉन्टेक्स्ट जो है इन दो के ऊपर जो है वो परवेसिव एप्लीकेशन जो है ना वो रिलाई करती है। तो बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एप्लीकेशन है क्या? कॉन्टेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन क्या है कि यूजर्स सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स, कौन सा यूजर इसको इस्तेमाल करेगा उसके एट्रीब्यूट्स का पता होना, उसकी लोकेशन का मतलब ये एट्रीब्यूट्स के यूजर के क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उसकी लोकेशन, उसका डेस्टिनेशन, आइडेंटिफायर्स ऑफ अदर पीपल and the attributes of task being performed such as objective and artifacts necessary for the task। यूजर एप्लीकेशन के ऊपर कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करता है, तो यूजर की भी एट्रीब्यूट्स और जो टास्क उसने परफॉर्म करने हैं उसके एट्रीब्यूट्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये आपके पास कॉन्टेक्स्ट कहलाएगा। जब हम पूरा कर लेंगे ना इसको तो मजीद आपको इसकी समझ आ जाएगी। अब वो एप्लीकेशन जो कॉन्टेक्स्ट अवेयर एप्लीकेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है जी, इज वन दैट is able to sense some aspects of environment in which it is executing and adapt its behavior to the sensed environment। ये ज़रा ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो देखें क्या इसकी समझ आई है जो जो ये लिखा हुआ है। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी ये बात की थी अडाप्टेबिलिटी की। ठीक है, और मैंने उसकी बाकायदा एक एग्जांपल भी दी थी आपको जिसमें हमने रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को की बात की थी कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की एप्लीकेशंस हमारे पास आती हैं। ठीक है जी, देखें प्लीज़। कॉन्टेक्स्ट अवेयर नहीं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं जी, बिल्कुल नहीं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं, इन्वायरमेंट अडाप्टिव कह सकते हैं आप। हाँ जी, इन्वायरमेंट अडाप्टिव, फ्रेंडली होना ज़रूरी नहीं है, इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर ले तब जाके हम इसे कहेंगे कि ये कॉन्टेक्स्ट अवेयर
एप्लीकेशन है। मिसाल के तौर पे अगर आप जी चेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, ये बेहतरीन डेफिनेशन है जो एहतशाम ने की है जी। जो अपने सर्टन पैरामीटर्स को चेंज कर सके एज पर इन्वायरमेंट इन विच इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, जिस एनवायरमेंट के अंदर इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना, चेंज करना, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट अवेयर एप्लीकेशन। ठीक है जी। ये सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपके पास एक ऐसी एप्लीकेशन है जो लो बैंडविड्थ के ऊपर किस तरह से बिहेव करेगी और हाई बैंडविड्थ के ऊपर वो किस तरह से बिहेव करेगी। ठीक है, अगर जब आप लो बैंडविड्थ पे के एरिया में चले जाते हैं तो वहाँ पर वो अपने पैरामीटर्स को सेट कर ले, और इसी तरह जब हाई बैंडविड्थ पे जाएं तो वो शिफ्ट कर जाए अपने आप को हाई बैंडविड्थ वाले पैरामीटर्स के ऊपर। इस तरह की जो एप्लीकेशन होगी दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट अवेयर एप्लीकेशन जी। परवेसिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये हमारा टॉपिक चल रहा है, और इसके अंदर अगर आप देखें तो फंडामेंटल रीजंस, ये इस तरह का सवाल भी पेपर में आ जाता है जी, सिंगल स्लाइड वाला भी, ये भी जहन में रखिएगा आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं मैं जागना सर। की सर? अच्छा जी ठीक, परसों चाहिए ना हो। हाँ मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। जी तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है जी, व्हाट आर द फंडामेंटल रीजंस फॉर परवेसिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, व्हाई परवेसिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज मोर डिफिकल्ट, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं क्रिएटिव टाइप के, तो इनको भी आपने हैंडल करना होता है जी। ठीक है, चूंकि इसमें डिवाइसेस की वैरायटी आ जाती है, ठीक है, और इसी तरह हार्डवेयर के इंटरफेसेस चेंज हो जाते हैं, और तीसरी चीज़ सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता है। तो ये ऑप्शंस इसके अंदर हैं जी। नंबर 1 वैरायटी ऑफ हार्डवेयर, नंबर 2 इंटरफेसेस, नंबर 3 सॉफ्टवेयर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इनके चूंकि हम पीछे करके आ रहे हैं ना कि जी हमारी एप्लीकेशन जो है वो 3 कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जो है वो मोबिलिटी, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस और इन्वायरमेंट के हवाले से चलेगी, तो इसलिए ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स होने से भी मुराद क्या है जी एहतशाम ने इसको मज़ीद एलेबोरेट कर दिया जी कि कन्वेंशनल जो है वो स्पेसिफिक टू इन्वायरमेंट होती है, जबकि इसको हम डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के लिए बना रहे होते हैं। यानी एक एप्लीकेशन को आपने एक से ज़्यादा डिवाइसेस के लिए या एक से ज़्यादा मॉडलिटीज़ के लिए बनाना है, या एक से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट के लिए आपने बनाना है। ठीक है, ये तीनों लफ्ज़ समझ में आ गए ना कि चूंकि मल्टीपल मॉडलिटीज़, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर हम इसको डेवलप करने जा रहे होते हैं, तो इसलिए ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है जी। ठीक है, तो ये वही स्लाइड लेक्चर नंबर 7 में है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है परवेसिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, वो आती है जी हेट्रोजेनिटी ऑफ डिवाइस प्लेटफॉर्म। ठीक है जी, सिंपल लफ्ज़ है, होमोजीनियस का उल्ट हेट्रोजीनियस होता है। हमारे पास जो डिवाइसेस हैं उनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो डिफर कर रहे होते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ डिवाइस हेट्रोजेनिटी ऑन एप्लीकेशन डेवलपर इज दैट application need to be developed to each device and maintained separately for each device। ये देखें heterogeneity of device ने इसको कैसे मुश्किल कर दिया कि आपको इस एप्लीकेशन को हर डिवाइस के लिए अलग से बनाना पड़ जाएगा और उनको मेंटेन भी करना पड़ेगा। उसके जो डिफरेंट आपने चीज़ें जो है ना वो डिफरेंट उसके स्टाइल में इसको डेवलप किया है। ठीक है जी, अब इसमें आप देखें कि डिवाइस की जो हेट्रोजेनिटी है
ये कितनी चीज़ों पे इफ़ेक्ट करेगी। ये सिंपल है स्लाइड्स, में इनको मतलब इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं बयान करूँगा। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं है तो आप इसको रीड कर सकते हैं मेरे एक्सप्लेन करने के दौरान। यानी हेट्रोजेनिटी ऑफ डिवाइस प्लेटफॉर्म्स में जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वो यूज़र इंटरफेस की आती है। ठीक है, यूज़र इंटरफेस डिफर कर रहा होता है डिफरेंट डिवाइसेस का। आउटपुट कैपेबिलिटीज़ डिफर कर रही होती हैं स्क्रीन का, जैसे ये साइज़ एंड कलर है। इनपुट कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट कर रही होती हैं, किसी के ऊपर 2 बटन होते हैं, किसी के ऊपर रोलर लगा हुआ है, किसी के ऊपर कंट्रोलर लगा हुआ है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर टूल किट जो होती है वो भी इनपुट और आउटपुट। तो ये सारे डिफरेंसेस जो हैं ये यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन पेपर में किसी भी तरीके से आ सकता है। ठीक है जी, हेट्रोजेनिटी ऑफ डिवाइस प्लेटफॉर्म में हमारे पास यूज़र इंटरफेस का डिफर करना, नंबर 2 इंटरैक्शन मॉडलिटीज़ का डिफर करना जो है ये होता है। मॉडलिटी को हम जो है वो डिफाइन करके आ चुके हुए हैं कि सिग्निफिकेंट मेथड फॉर यूज़र इंटरेक्शन। सुन लें, मॉडल, ये जो MODAL है, इससे मुराद है अ वे ऑफ यूज़र इंटरेक्शन, अ वे ऑफ यूज़र इंटरेक्शन। मसलन यहाँ पे लफ्ज़ देखें जी, कीबोर्ड से इंटरेक्शन करना ये डिफरेंट मॉडल है, और माउस से करना ये डिफरेंट है, बोल के करना डिफरेंट है, पेन से करना डिफरेंट है। समझ आ रही है? तो अगर हम ये बात करें तो ये 4 मॉडलिटीज़ हमें नज़र आ रही हैं, कीबोर्ड एंड माउस, स्पीच, पेन एंड टेक्टाइल इंटरफेसेस। तो ये सारे डिफरेंट किस्म के मॉडलिटीज़ बन जाती हैं कि डिफरेंट वे में इस एप्लीकेशन के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। मसलन ये नीचे भी एक अच्छी एग्जांपल लिखी है, स्पीच बेस्ड एप्लीकेशन है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है एक GUI बेस्ड एप्लीकेशन से। अब ये इंटरफेस नहीं है, इंटरफेस में इनपुट आउटपुट डिस्कस हो रहा था, यहाँ पे द वे ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड द एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड ए मल्टी मॉडल इंटरफेसेस। मल्टी मॉडल एप्लीकेशन क्या होती है? एक ऐसी एप्लीकेशन जो प्रोवाइड करती है डिफरेंट मेथड्स ऑफ यूजर इंटरेक्शन। बात की समझ आ गई, क्लियर? तो ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया हेट्रोजेनिटी ऑफ डिवाइस प्लेटफॉर्म से जी। नेक्स्ट देखें कि तीसरी जो प्रॉब्लम आती है हेट्रोजेनिटी में वो है प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटीज। यानी ये ओवरऑल हम चल रहे हैं कि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसमें स्पेसिफिकली अब हम हेट्रोजेनिटी ऑफ डिवाइस प्लेटफॉर्म। इसमें देखें जी, डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, डिवाइस सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, और प्रोग्रामेबल मॉडल्स ऑन द डिवाइस एंड सर्वर्स आर डिफरेंट। बेसिकली जो प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटीज़ हैं उनका आपस में डिफर करना जो है ये प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटीज़ में हेट्रोजेनिटी जो है वो ये कहलाएगी। अब प्लेटफॉर्म 3-4 चीज़ों से बनता है जी, याद रखिएगा। प्लेटफॉर्म से ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसके अंदर आता है, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है किसी सॉफ्टवेयर का वो भी इसके अंदर आता है, और जो सर्वर के ऊपर आपकी इम्प्लीमेंटेशन होती है या मॉडल्स होते हैं वो भी इसको जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना वो आ रहे होते हैं इसके अंदर प्रोग्राम प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटीज़ के अंदर। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ रही है सबको जी? एहतशाम और उम्मे हबीबा, शाहिद, दुआ, आयशा जी। और चौथी प्रॉब्लम जो हेट्रोजेनिटी में आती है दैट इज कनेक्टिविटी प्रॉब्लम जी। इसमें हम एग्जीक्यूट करते हैं डायनामिक इन्वायरमेंट को, जो कि मल्टीपल लेवल ऑफ कनेक्टिविटी, वही बातें बार बार आ रही हैं इसके अंदर। वरी अबाउट डायनामिक वेरिंग द पार्टीशनिंग ऑफ एप्लीकेशन बिटवीन वेरियस कनेक्टिविटी सिनेरियोज, और उसी तरह सिंक्रोनाइज करना और री इस्टेब्लिश करना कनेक्टिविटी को एड्स ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। इससे भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होती है आपके परवेसिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर। ये वो जो मैंने शुरू में बात की थी ना, लो बैंडविड्थ एंड हाई बैंडविड्थ के मॉडल्स होते हैं और उनको डिफर करना होता है, ये वही वाली चीज़ इसके अंदर जो है ना वो आ रही है जी। ये देख लीजिए जी आपने, ये पहला प्रॉब्लम था हमारे पास हेट्रोजेनिटी ऑफ डिवाइस प्लेटफॉर्म, जो कि 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है जी। इसमें कनेक्टिविटी, प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी,
इंटरेक्शन मोडेलिटीज एंड यूजर इंटरफेस, ये 4 इसके अंदर शामिल होगी। हेट्रोजेनिटी ऑफ डिवाइस प्लेटफॉर्म। दूसरी जो प्रॉब्लम कम्प्लेक्स बनाती है किसको, परवेसिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट को, वो है डायनामिक्स ऑफ एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। यहाँ पे डायनामिक्स से मुराद, इसके लिए अगर मैं कोई लफ्ज़ आपको सजेस्ट करूं तो वो होगा कंटिन्यूसली चेंजिंग इन्वायरमेंट। ये लफ्ज़ इसके लिए ज़्यादा बेहतर आएगा जी, ठीक है, जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एप्लीकेशन के जो इन्वायरमेंट हैं चूंकि कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, उसमें डायनामिसिटी ज़्यादा है, रेट ऑफ चेंज जो है वो ज़्यादा है, तो वो भी प्रॉब्लम कर सकती है, आपकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट को कॉम्प्लेक्स करती है। परवेसिव एप्लीकेशन शुड बी कस्टमाइज्ड टू यूज़र एंड द टास्क एट हैंड, जिसको हम कॉन्टेक्स्ट कह रहे हैं कि यूज़र और टास्क, याद करो दोबारा पीछे चलें तो मैं कह के आया था कि यूज़र्स के एट्रीब्यूट्स और जो वो टास्क परफॉर्म करते हैं उसके एट्रीब्यूट्स, ये दोनों मिलते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है जी। सो कॉन्टेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन जो है इसका डायनामिक होना, ये भी परवेसिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट को जो है कह लें कि आप कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। जी, उसके बाद देखिए कॉन्टेक्स्ट कैन बी हाईली डायनामिक। हाईली का लफ्ज इसके लिए सूट करेगा। द डाटा सोर्सेज दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, वो सोर्सेज जिससे हम एप्लीकेशन के इन्वायरमेंट की एप्लीकेशन हासिल करते हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट सोर्सेज। ये लफ्ज़ याद कर लीजिएगा जी, आगे आने वाली स्लाइड्स में ये अल्फाज बार बार आएंगे। व्हाट आर डाटा सोर्सेज, व्हाट आर कॉन्टेक्स्ट सोर्सेज, ठीक है जी। तो जितने भी सोर्सेज से हम एप्लीकेशन के इन्वायरमेंट के जो है वो हासिल करेंगे इंफॉर्मेशन, वो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट सोर्सेज कहलाएंगे। कंसीडर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन द फेस ऑफ डायनामिक एंड हेट्रोजीनियस कॉन्टेक्स्ट सोर्सेज। आपके पास ये जो कॉन्टेक्स्ट सोर्सेज है ना, जिनसे आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, वो उनके अंदर भी हेट्रोजेनिटी जो है ना वो एग्जिस्ट करती है। एक तो हम पीछे पढ़ के है ना कि हेट्रोजेनिटी इन डिवाइस प्लेटफॉर्म्स, लेकिन हम जिन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेंगे उनके अंदर हेट्रोजेनिटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही होगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो सकती है जी। ये वही स्लाइड्स कंटिन्यू कर रही है जी। कॉन्टेक्स्ट डाटा फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ये वो बता रहा है किस तरह से हेट्रोजेनिटी उसके अंदर आती है। देखें जी, जरा एग्जांपल उसमें दी है। लोकेशन डाटा फ्रॉम ए सेल टावर, आप लोकेशन को ट्रेस करना चाहते हैं यूजिंग द सेल टावर, और या फिर आप लोकेशन को ट्रेस करना चाहते हैं फ्रॉम IEEE 802.11 बेस स्टेशन जी। ये वाईफाई का कनेक्टर होता है जी, और ये वाईफाई का बेस स्टेशन होता है। अब जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी एक सेल टावर से, वो डिफरेंट होगी उस इंफॉर्मेशन से जो आपको इस बेस स्टेशन से मिलेगी। जी, बात की समझ आ गई। तो ये देखें कि हैं हमारे पास कॉन्टेक्स्ट सोर्सेज, लेकिन उनसे आने वाली इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट होगी। तो आपकी एप्लीकेशन इस काबिल होगी कि वो इस तरह के डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को हैंडल कर सके, तो फिर ही आप इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इफ़ ईच परवेसिव एप्लीकेशन दैट यूजेस कॉन्टेक्स्ट डाटा वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड नॉर्मलाइजिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, तो ये उसकी, ये देखें, ये वो टास्क है जो इसको परफॉर्म करनी पड़ती है जब इसके सामने हेट्रोजीनियस कॉन्टेक्स्ट सोर्सेज आते हैं। मसलन इसको कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन को, और फिर उस इंफॉर्मेशन को नॉर्मलाइज करना एज पर डिफरेंट डाटा सोर्सेज, ये इसको कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये एक इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में मज़ीद जो है ना वो इजाफा करता है। और इसके अलावा लो लेवल के ऊपर जाके भी
इसको डील करना पड़ जाता है बाज़ औक़ात डाटा को। ये भी एक और टीजिंग फैक्टर है फॉर द डेवलपर्स ऑफ परवेसिव एप्लीकेशन, या मज़ीद इंक्रीज कर रहा है ये परवेसिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट के प्रोसेस को। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास आ गया वही अब आ रहा है जी, एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट सोर्सेज जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, देमसेल्व्स कुड बी हाईली डायनेमिक हो सकते हैं जी। पहले तो हमने कहा ना कि वो हेट्रोजीनियस हो सकते हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि वो डायनामिक हो सकते हैं। मसलन लोकेशन ऑफ ए पर्सन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीट्यूड ऑफ द सोर्सेज इंक्लूडिंग ए सेल टावर, वही बात आ गई, ठीक है। टेलीमेटिक्स गेटवे, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क से, हब से, या किसी और चीज़ से ली जा सकती है। ईच ऑफ दीज सोर्सेज ऑफ लोकेशन में हैव डिफरेंट APIs, ठीक है। APIs का कॉन्सेप्ट आपको है कि उन तमाम के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं जहाँ से हम इंफॉर्मेशन को हासिल करते हैं। API बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस होता है जो एक हार्डवेयर और प्रोग्रामर के दरमियान मौजूद होता है। लेट्स सपोज अगर आप एक हब है उसको एक प्रोग्रामर अगर एक्सेस करना चाहता है तो उस हब की एक API होगी, उसका एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस होगा जिसके फंक्शंस, इनपुट और आउटपुट जो हैं वो प्रोग्रामर के पास मौजूद होंगी। तो प्रोग्रामर उस API के थ्रू जो है वो उस हार्डवेयर को एक्सेस कर रहा होगा, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट APIs इनके अंदर होंगी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि योर एप्लीकेशन should not be responsible for discovering these context sources and explicitly binding to the DEM। तो इन तमाम APIs को हैंडल करना ये आपकी एप्लीकेशन को मज़ीद कॉम्प्लेक्स बना देगा और उसकी डेवलपमेंट को जो है वो मज़ीद कॉम्प्लेक्स बना देगा जी। हाँ जी, काफ़ी देर से आप लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया चैट विंडो में जी, शाबाश। समझ आ रही है या ऊपर से गुजर रहा है? दो ही ऑप्शंस होते हैं जब एक टीचर पढ़ा रहा हो और आगे से कोई आवाज़ ना आ रही हो, कोई हूँ हाँ ना आ रही हो, कोई जेस्चर ना आ रहे हो। चूँकि यहाँ पर आपके जेस्चर्स जो हैं वो रिटन वर्ड्स हैं मेरे लिए, तो अगर कुछ भी नहीं इस तरह का हो रहा होता तो दुआ, मुनस्सा, शाहिद और उम्मे हबीबा, तो फिर टीचर दो तरह से ही परसीव कर सकता है जी, बहुत ज़्यादा समझ आ रही है या बिल्कुल नहीं आ रही जी, ठीक है जी। तो देखें जी कौन कौन सी अप्रोचेस हैं, ये नई चीज़ शुरू हो गई इसके अंदर। पहले हमने इसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी चीज़ें परवेसिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट को कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, डिफ़िकल्ट बनाती हैं। क्लियर हो गया जी? पीछे हम इससे पहले जो स्लाइड्स हैं उसमें देखते हैं। ये देखो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनते चले जा रहे हैं आपके सामने, ठीक है। एप्लीकेशंस को कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया जाता है और फिर उनके अंदर जो एक एक हेडिंग है उसकी काफ़ी सारी सब हेडिंग्स जो हैं वो आपके सामने आती चली जा रही हैं। तो यहाँ से आगे शुरू होंगे हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस, ठीक है। तो चूंकि बेसिक प्रॉब्लम हम मोबाइल एप्लीकेशन या परवेसिव, मोबाइल एंड परवेसिव एक ही लफ्ज़ है, ज़हन में रखिएगा। एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस को हमने डिक्लेयर किया, मोडालिटीज़ को हमने डिक्लेयर किया, कनेक्टिविटी इन्वायरमेंट्स को हमने डिक्लेयर किया और कॉम्प्लेक्सिटी को हमने डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो किस तरह, किन अप्रोचेस के ज़रिए जो है वो इनको हैंडल किया जा सकता है, यहीं पे मैं रुक के आपको एक टिप देना चाहता हूँ जी कि आप इसके अंदर हम 4 अप्रोचेस का जिक्र करेंगे। आप किसी 2 अप्रोचेस का कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं अपने पेपर के लिए। समझ आ रही है जी? अपने पेपर के लिए कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं किसी भी 2 अप्रोचेस की, या फिर आप किसी एक अप्रोच को किसी खास डोमेन के लिए डिस्कस कर सकते हैं। समझ आ रही है? डोमेन से क्या मुराद है? आपको पता ही है ऐप्स में कम्युनिकेशन की ऐप्स बन रही हैं, सोशल मीडिया की ऐप्स बन रही हैं या कुछ इस तरह की ऐप्स बन रही हैं, तो उनके हवाले से भी आप इनको हैंडल कर सकते हैं जी, ठीक है जी। तो ये देखें जी, सबसे पहला मॉडल दैट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट व्यू कंपोनेंट्स, ठीक है। ये सबसे पहली अप्रोच है एक परवेसिव एप्लीकेशन को हैंडल करने की या उसको डेवलप करने की।
देखें जी, इसमें ये एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा था कि ये आपका सर्वर है और इस सर्वर के साथ जो क्लाइंट्स हैं डिफरेंट किस्म के, देखें वो क्लाइंट्स डिफरेंट सोर्सेस से जो है वो सर्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ध्यान से देखें जी, मसलन सेलुलर की बात करें तो ये लो बैंडविड्थ है, कोई वायरलेस लैन से आ रहा है, कोई वायरलेस मॉडेम से आ रहा है, कोई CDPD से आ रहा है, कोई ISDN से आ रहा है। अगर हम बात करें इन तमाम की तो ये डिफरेंट इनकी बैंडविड्थ हो सकती है, लेकिन जो सर्वर होता है ये बेसिकली एक हाई बैंडविड्थ के ऊपर, और अगर इसको दरमियान में से इस हिस्से को निकाल दिया जाए तो ये सारे जो हैं जब सर्वर के साथ कनेक्ट होंगे विद डिफरेंट इन्वायरमेंट्स या कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स, तो सर्वर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसका सलूशन उन्होंने क्या निकाला, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट व्यू, एक ऐसी अप्रोच जिसके अंदर आप इस सर्वर के प्लेटफॉर्म को आज़ाद कर दें, दरमियान में एक ट्रांसकोडिंग प्रॉक्सी, ये तो एक ख़ास नेटवर्किंग की एग्जांपल दी जा रही है ना, इससे इसको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में भी हम जो है ना वो बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह दरमियान में एक नया व्यू जो है वो कंट्रोलर, ये बेसिकली ये कंट्रोलर एक जो है ना वो डेवलप कर दिया गया है जो कि तमाम एरर्स इंटरेक्शंस को कंट्रोल कर रहा है और उसको ट्रांसकोड करके सर्वर के साथ उसकी इंटरेक्शन जो है वो हाई बैंडविड्थ के साथ ही है। सर्वर बना ही हाई बैंडविड्थ के लिए है, तो इसके साथ अब जो इंटरेक्शन हो रही है वो हाई बैंडविड्थ है, लेकिन जो इसके साथ बाकी चीज़ों के साथ हो रही है वो उनकी मॉडलिटीज़ के अकॉर्डिंग हो रही है। इस डिज़ाइन की समझ आ गई आपको? ट्रांसकोडिंग प्रॉक्सी क्या होती है इसकी समझ आ गई? मैंने एक स्पेशल स्लाइड इसके अंदर ऐड की है ट्रांसकोडिंग प्रॉक्सी के हवाले से। ठीक है, जो डिवाइस आपको इसके अंदर नज़र आ रहा था, बेसिकली ये एक ऐसा सर्वर होता है जो कि इस तरह के सिनेरियो के अंदर जो है ना वो ट्रांसकोड कर रहा होता है बैंडविड्थ को लोअर को हाई में, हाई को लोअर में, तो ये ट्रांसकोडिंग प्रॉक्सी कहलाता है जी। क्लियर है जी? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंट्रोलर कंपोनेंट, ये वही है जो हम पीछे पढ़ के हैं, उसी के बारे में ये ओके। एहतशाम साहब, लगता है आपका कोई नेटवर्किंग का बैकग्राउंड है। जी जी, क्या कर रहे हैं नेटवर्किंग में? गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं या गुजरात से? ओहो, सॉरी। ठीक है जी, क्योंकि मैं 2-3 लोगों को जानता हूं जो नेटवर्किंग से मुंसलिक हैं, उनके नाम एहतशाम ही हैं ऑनलाइन, तो मैंने कहा शायद उन्हीं में से कोई एक ना हो। ठीक है जी, बहरहाल जी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंट्रोलर कंपोनेंट जो है इसमें देखें जी, कंट्रोलर ऑफ एन एप्लीकेशन, ये बेसिकली कंट्रोलर को डिफाइन करने वाली स्लाइड है। ये देखें, मैंने पहले कहा था ना, हालांकि मैंने ये स्लाइड पहले नहीं देखी हुई थी, लेकिन मेरा अपना एक व्यू था कि ये कंट्रोलर है। ठीक है, तो अब कंट्रोलर के बारे में वो बता रहा है कि ये सोल्यूशन आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंट्रोलर कंपोनेंट। दूसरा तरीका हमारे पास आ गया, कंट्रोलर ऑफ एन एप्लीकेशन। हम ये जो कंट्रोलर होता है ये जिन चीज़ों को बता रहा होता है, कंट्रोल फ्लो को, डाटा वैलिडेशन को, एरर हैंडलिंग को, और इन चीज़ों को कंट्रोलर आपका हैंडल करता है। एड्रेस फॉर फुल रेंज ऑफ एप्लीकेशन, इट इज़ नेसेसरी टू कंसिडर द रोल ऑफ कंट्रोलर इन मॉडर्न इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस। तो देयर आर सेवरल रीजंस, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कंट्रोलर को यूज़ करते हैं मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर। हमें बड़ा क्लियर सा एक डिफरेंस है, बड़ा क्लियर सा मॉडल व्यू कंट्रोलर के अंदर पढ़ के आए हैं कि व्यू देखें, हमारे पास व्यू जो है, ध्यान से सुनिएगा, व्यू आपका यूज़र इंटरफेस है। मैं सिंपल चीज़ों में बयान कर रहा हूँ जी, ये सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए। इट डजेंट मीन के व्यू इज एग्जैक्टली मेंट बाय यूज़र इंटरफेस, कि ये सिर्फ यूज़र इंटरफेस है। यूज़र इंटरफेस प्लस अदर थिंग्स भी हैं, मैं समझाने के लिए ये कह रहा हूँ कि व्यू आपका यूज़र इंटरफेस है।
ठीक है जी। और मॉडल जो हम पढ़ के आए हैं ये आपकी लॉजिक है, ठीक हो गया, ये आपकी लॉजिक है। अब आपको यूजर इंटरफेस भी ना बदलना पड़े और लॉजिक भी ना बदलनी पड़े। यूजर इंटरफेस डिवाइस जैसे ही बदलेगा यूजर इंटरफेस बदल जाएगा, ठीक है जी। और जैसे ही डिवाइस बदलेगा आपको लॉजिक भी बदलनी पड़ जाएगी। तो इन दोनों को ना बदलने की वजह से दरमियान में एक कंपोनेंट रख दिया गया, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलर, जो इस काबिल है कि वो इन दोनों के दरमियान जब ये डिफरेंट हेट्रोजीनियस भी होंगे तो इनको आपस में किस तरह से वो इंटरलिंक करेगा, दैट इज द रोल ऑफ कंट्रोलर। तो हमें सिर्फ कंट्रोलर को चेंज करना पड़ेगा जब हम डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में जाएंगे, तो ना कि हमें व्यू को चेंज करना पड़ेगा और ना ही हमें जो है वो बेसिक लॉजिक को जो है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे व्हाट्सएप जो है, अब व्हाट्सएप आने वाले दिनों में मोबाइल्स का ट्रेंड ऐसे चेंज होता है कि जी स्क्रीन जो है वो आमतौर पर 5.5 इंच है ना, स्क्रीन जो है वो 7.5 इंच बन जाती है मोबाइल की, या स्क्रीन स्मार्ट, अब तो आईफोन में भी बड़ी स्क्रीन आ गई है, बड़ी स्क्रीन का ट्रेंड बन रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि व्हाट्सएप को अपना मेन लॉजिक चेंज करनी पड़ेगी, समझ आ रही है ना। तो सिर्फ कंट्रोलर्स के अंदर चेंजेस जो हैं वो करनी पड़ेंगे इसको जी। ये दूसरा मॉडल, या ये शायद तीसरा मॉडल है, यहाँ ये तीसरा मॉडल है, होस्ट इंडिपेंडेंट मॉडल, ठीक है। हाउ टू डील विद हेट्रोजेनिटी ऑफ कनेक्टिविटी इन्वायरमेंट्स, ये वो मॉडल है जो कि हम पीछे, आपको याद होगा हमने 3 से 4 प्रॉब्लम पढ़ के आए हैं। हेट्रोजेनिटी का प्रॉब्लम हम पढ़ के आए हैं, फिर हम पढ़ के आए थे उसके अंदर इन्वायरमेंट्स का प्रॉब्लम। तो ये उन इन्वायरमेंट्स को जो है वो हैंडल करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस हैं। तो ये अप्रोच जो है ये पर्टिकुलरली कनेक्टिविटी इन्वायरमेंट्स के अंदर जो हेट्रोजेनिटी है उसको एड्रेस करेगी और उसको सॉल्व करेगी, ये वाली जो अप्रोच है। नंबर 1 इसमें कॉन्सेप्ट आएगा। अब एक हल इसका क्या है जी, होस्ट इंडिपेंडेंट मॉडल का एक हल ये है कि हम अपनी एप्लीकेशन को थिन क्लाइंट एप्लीकेशन बना दें, जो हम पढ़ के आए हैं पीछे, ठीक है। क्या कि उसका मेजर पार्ट क्लाइंट पे हो और कुछ हिस्सा जो है वो उसका, जैसे ये लिखा हुआ है, कंट्रोलर लॉजिक, मॉडल लॉजिक एंड मॉडल डाटा, सारा कुछ जो है ये सर्वर पे हो, ठीक है। और डिस्कनेक्टेड ऑपरेशन हम इसमें इम्पॉसिबल है। अब थिन क्लाइंट एप्लीकेशन में चूंकि ये चीजें सर्वर पर मौजूद होती हैं, समझ आ रही है, तो क्या सर्वर से डिस्कनेक्ट होके ये एप्लीकेशन ऑपरेट कर सकती है? जरा देखें जी इसको। अगर ये एप्लीकेशन सर्वर से डिस्कनेक्ट हो जाए, या हम कह सकते हैं कि डिस्कनेक्टिविटी की वजह से, डिस्कनेक्टिविटी में ये एप्लीकेशन नहीं चल सकती, ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सो डिस्कनेक्टेड ऑपरेशन इज इम्पॉसिबल। लेकिन परवेसिव में वो कोशिश कर रहे होते हैं कि आप थोड़ा सा अगर डिस्कनेक्ट हो गए किसी भी वजह से, लोकेशन के चेंज होने की वजह से या नेटवर्क में कुछ आने की वजह से, तो आपकी एप्लीकेशन फुली तौर पे क्रैश ना कर जाए, बल्कि उसमें कुछ इतनी सलाहियत हो कि वो अपने आप को थोड़ा बहुत जो है वो ऑपरेट कर सके, ठीक है जी। देखें जरा इसका दूसरा हल आ गया जी, थिक क्लाइंट एप्लीकेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि मॉडल स्टिल रिजाइड ऑन सर्वर, सर्वर पे कुछ अभी पड़ा हुआ है, बट रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन रिजाइड ऑन अ क्लाइंट, बाकी सारी चीजें हमने क्लाइंट के ऊपर रख दी हैं। कैशिंग ऑफ डाटा बिफोर कनेक्शन, ये सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। लिमिटेड फॉर्म ऑफ ऑफलाइन ऑपरेशन भी इसके अंदर आ गए हैं, ठीक है जी। लेकिन ऑपरेशन अलाउड आर दोज दैट कैन प्रोसीड सेंसली इन एब्सेंस ऑफ कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली आपकी एप्लीकेशन होस्ट इंडिपेंडेंट हो जाए। अभी भी थिक क्लाइंट में या थिन क्लाइंट में, दोनों मॉडल्स के अंदर जो आप कह लें कि कंट्रोल शिफ्ट जरूर होता है सर्वर से क्लाइंट की तरफ, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ होस्ट जो है वो नहीं है ऐसा, ठीक है जी।
जी क्लियर है? तो देखते हैं फिर इसका हल उन्होंने क्या दिया। इसका हल दिया उन्होंने ऑटोनोमस क्लाइंट एप्लीकेशन। ठीक है जी, ऑटोनोमस क्लाइंट। बड़ा आप यकीन करें एहतशाम साहब, मैंने जब से 1998 से मैं कंप्यूटर साइंस के फील्ड में हूँ और मुझे कोई 15-16 साल हो गए हैं टीचिंग करते हुए। तो शुरू में जब स्टूडेंट थे तो उस वक्त तो इतना अंदाज़ा नहीं होता था, लेकिन आप देखें कि ये बिल्कुल एक रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है जो इसके अंदर इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है जी, देखें जी इसमें क्या हो रहा है जी बड़ी अजीब सी एग्जांपल मेरे जहन में आई है। थिन क्लाइंट एप्लीकेशन जिसमें बाप बेटे को थोड़े इख्तियारात दे रहा है, तो वो बगैर बाप के नहीं रह सकता क्योंकि मेजर कंट्रोल बाप के पास है। थिक क्लाइंट के अंदर काफ़ी कुछ इख्तियारात बेटे को दे दिए गए हैं, लेकिन कुछ बाप ने अपने पास रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसको मुकम्मल इंडिपेंडेंट करने के लिए हमें एक ऑटोनोमस फैमिली यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें वो खुद से बगैर उसकी डिस्कनेक्टिविटी के भी चल सके। समझ आ रही है? ऑटोनोमस क्लाइंट एप्लीकेशन रिजाइड्स इंटायरली ऑन क्लाइंट, नॉट थिन, नॉट थिक। ओके, दैट इज द न्यू कॉन्सेप्ट विच गिव होस्ट इंडिपेंडेंट मॉडल। ठीक हो गया जी, उसके जरिए जो है आप इसको जो है ना वो कर सकते हैं जी। ठीक है, जी नेक्स्ट देखें जी। तो ये मॉडल है आपके सामने जी, देखें लेक्चर नंबर 9 के अंदर ये मॉडल ऑटोनोमस क्लाइंट, और दिस इज द मॉडल कि आपके पास ऑन डिवाइस एंड ऑन सर्वर ये मॉडल है जी। व्यू कंट्रोलर मॉडल में हमें फुली कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है और इसके अंदर हमें वीक कनेक्टिविटी से भी हमारा काम चल जाता है, लेकिन इसके अंदर ऑटोनोमस क्लाइंट के अंदर सारा कुछ हम क्लाइंट के ऊपर रिजाइड कर देते हैं, तो डिसकनेक्टेड ऑपरेशंस भी जो है वो सपोर्ट हो जाते हैं। शाबाश। तो अब मुझे बताएं ज़रा, एहतशाम साहब के लिए भी और बाकी सब के लिए भी ये सवाल है कि अगर एक क्लाइंट जो है वो ऑटोनोमस कर दिया गया है तो सर्वर के साथ उसका लिंक कैसा होगा और उसके साथ फिर हम उसके लिंक को कैसे बयान करेंगे जी? क्या मोड होगा उसके साथ उसके लिंक होने का जी? हाँ जी, ऑफलाइन मोड में हमने गेम प्ले कर लिया, लेकिन उसका अपने सर्वर्स के साथ भी तो कुछ ना कुछ हिस्सा कनेक्ट होता होगा ना। ओके जी, तो इस मॉडल के अंदर हाँ जी बिल्कुल, आप तकरीबन उस बात के पास पहुंच गए हैं, बट सिर्फ आपकी वर्डिंग जो है वो मैच नहीं कर रही, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सेम है। ज़रा इसको पढ़ें जी अब आप। ठीक है, सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ रन टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर नीड है जी। तो ये आखिरी लाइन पढ़ें, ए डाटा सिंक्रोनाइजेशन कंपोनेंट इज नीडेड फॉर अपडेटिंग बोथ द डिवाइस एंड सर्वर्स इंस्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन विद चेंजेस टू द डाटा ऑन द अदर साइट्स। और ये टाइम टू टाइम क्या होगा, वो ऑटोनोमस है, अपना काम कर रहा है, लेकिन उनके दरमियान कोई सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म मौजूद है कि जो चलता रहेगा। ठीक है, जिसको आप अपडेट कह लें। गूगल ड्राइव यूज किया आप लोगों ने, या वन ड्राइव या गूगल ड्राइव? क्यों जी? अब आप देखें गूगल ड्राइव जो है ना वो हम ऑटोनोमस एप्लीकेशन के तौर पे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं, क्लियर है, लेकिन हम बिल्कुल फ्री होके उसमें डाटा रखते रहते हैं। हमें पता है कि जैसे ही हमने नेट के साथ कनेक्ट होना है हमारा डाटा खुद ब खुद गूगल ड्राइव के ऊपर जो है वो अपलोड हो जाएगा। समझ आ रही है ना? तो अब आप देखें वो गूगल ड्राइव जो आपके सिस्टम में है दैट इज एन ऑटोनोमस एप्लीकेशन है, और
उसके बाद जो है जैसे ही हम हमारा एक, बल्कि आप देखें कि उसमें हम लिमिट कर सकते हैं, जब मैं वाईफाई से कनेक्ट हूं तो सिंक करो, जब मैं ऐसे करूं तो सिंक करो, तो ये सारी चीजें उसी के अंदर जो है ना वो आ जाती हैं। दैट इज होस्ट इंडिपेंडेंट मॉडल। नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास आ गया तीसरी, व्हाट्सएप में भी ऐसा होता होगा यकीनी तौर पे जी। ये सारी, मैंने तो कहा ये सारी आज की जो मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं ये परवेसिव एप्लीकेशंस हैं। बस जस्ट हमें चूंकि पता नहीं है कि व्हाट इज परवेसिव कंप्यूटिंग, तो हम इसको समझ नहीं पा रहे, ठीक है। तो जब हमें इस चीज का अंदाजा हो जाएगा तो हम इंशाल्लाह इसको बड़ी आसानी से जो है वो हैंडल कर लेंगे जी। ओके जी, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट अवेयर एप्लीकेशन की। तो थोड़ा सा मैं बगैर स्लाइड को पढ़े बताएं जी जरा। हमने कॉन्टेक्स्ट के अंदर दो चीजों को डिफाइन किया था, वो कौन कौन सी थी भला? यूजर एंड, शाबाश, यूजर एंड, पीछे हम कॉन्टेक्स्ट में करते आ रहे हैं, यूजर एट्रीब्यूट एंड टास्क एट्रीब्यूट। वेरी गुड। यूजर एंड टास्क को हमने कहा था कि ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर आती हैं जी। यूजर एट्रीब्यूट्स थे और उसके बाद जो वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा उसके एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है जी। ऐसी एप्लीकेशन बनाएं कि जो कॉन्टेक्स्ट अवेयर एप्लीकेशंस हों, ये भी एक अप्रोच है परवेसिव के अंदर। वन थिंक दैट कॉन्टेक्स्ट अवेयर एप्लीकेशन एज हैविंग अ ट्रिगरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एन अफेक्टिंग एस्पेक्ट्स। बेसिकली इसमें ट्रिगरिंग एंड अफेक्टिंग दो पहलू हम इसको देखते हैं जी। ट्रिगर से क्या मुराद है? डाटा सोर्स, कलेक्ट डाटा, एनालाइज डाटा, इंश्योर डाटा, इन तमाम चीजों से डाटा को कलेक्ट करना, कॉन्टेक्स्ट सोर्सेज से डाटा को लेना, ये ट्रिगरिंग एस्पेक्ट है। और उस डाटा की बुनियाद पर जो जो एक्शन परफॉर्म करना है, दैट इज ट्रिगरिंग, सॉरी, दैट इज अफेक्टिंग एस्पेक्ट जी। इसकी समझ आई कुछ? मतलब आपने एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया एंड्रॉयड के ऊपर, ठीक है। तो जिन जिन सोर्सेस से उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जी, एंड्रॉयड रैम कितनी है जी, ये स्पेस कितनी है जी, ये और 3G है, 4G है या 2G है, ठीक हो गया जी। इसी तरह ये इंफॉर्मेशन जाहिर है वो एप्लीकेशन कलेक्ट करेगी ना, और उसके बाद ये सारी एप्लीकेशंस, ये सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये कॉन्टेक्स्ट अवेयर एप्लीकेशन के ट्रिगरिंग एस्पेक्ट में आता है। अब इन एस्पेक्ट्स के ऊपर उस एप्लीकेशन ने अपने बिहेवियर को चेंज करना है, क्या क्या चेंज लेके आनी है, क्या एक्शन लेके आना है उसने, ठीक है। तो वो जो है ना वो उसके इफेक्टिंग एस्पेक्ट्स जो हैं वो कहलाएंगे जी, ठीक है जी। तो कॉन्टेक्स्ट अवेयर में हमें हेट्रोजीनियस नेचर के डाटा सोर्सेज भी मिल सकते हैं, डायनामिक नेचर के कॉन्टेक्स्ट सोर्सेज भी मिल सकते हैं, और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ पोटेंशियली लो लेवल, ये तीनों लफ्ज इससे पहले डिस्कस हो चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम्स कॉन्टेक्स्ट अवेयर एप्लीकेशंस में आ सकती हैं। हेट्रोजीनियस डाटा सोर्सेज, डायनामिक नेचर ऑफ कॉन्टेक्स्ट सोर्सेज, तो ये तीनों चीजें जो हैं ये आपके ट्रिगरिंग एस्पेक्ट के अंदर आती हैं, नॉट इन द इफेक्टिंग एस्पेक्ट्स, ठीक है जी। ट्रिगर्स जो हैं ये आपके हेट्रोजीनियस हैं, डायनामिक हैं और मल्टीपल हैं। ये तीसरा मॉडल था जी। और अगला मॉडल हमारे पास आ गया जी, दैट इज सोर्स इंडिपेंडेंट कॉन्टेक्स्ट डाटा जी। ये भी एक अप्रोच है परवेसिव मोबाइल
एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। ठीक है जी, इसको जरा रीड करें जी और देखते हैं कि जो हम कोई बात समझ में आई आपके या नहीं। जी ओके जी, वेरी गुड जी। एप्लीकेशन ऑब्टेनिंग डाटा फ्रॉम heterogeneous sources with inconsistent availability and quality of service should not be named specific source of data, तो it should describe kind of data and so on। ये सारा सोर्स इंडिपेंडेंट हो जाएगा जी, उसको प्रोवाइड कोई नहीं एप्लीकेशन को कि इसका सोर्स क्या है, वो खुद ही डाटा जिस तरह का भी सोर्स होगा डाटे का वो डाटा को ले सकती होगी और उसके मुताबिक वो अप्रोप्रिएट सोर्सेज और स्ट्रक्चर्स को जो है ना वो एंटर कर सकती है जी। ठीक है जी, द बेसिक आइडिया फॉर दिस अप्रोच क्या है जी कि टू स्पेसिफाई द डिजायर्ड कॉन्टेक्स्ट डाटा without specifying the exact location and data type of the source and whether it is coming from multiple sources। इन तमाम जो लिमिटेशंस हैं इसको तोड़ते हुए जो है वो आपकी सोर्स एप्लीकेशन डेटा को कंडक्ट करती है। देयर आर कंसिडरेशंस दैट विल बी हैंडल्ड ट्रांसपेरेंटली एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में डिस्कवर डाटा सोर्स, जैसे वेब सर्वर है या कोई भी डाटा है, ऐसी एप्लीकेशन आपके सामने आ सकती है। सम डाटा सोर्सेज जो हैं वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हो सकते हैं, जैसा कि वेब सोर्सेज हैं, कुछ पैसिव हो सकते हैं, पुल बेस्ड हो सकते हैं। अदर डाटा सोर्सेज में सेंसर्स, फिगर्स, अलार्म्स, एक्टिव पुश बेस्ड कुछ भी हो सकता है। फ्लेक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबल हो सकते हैं और एन एप्लीकेशन कैन देन पुल द करंट वैल्यू फ्रॉम पैसिव डाटा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है ना वो आ सकती हैं जी। क्लियर हो गया? दिस इज द समरी ऑफ टूडेज लेक्चर जी, कि हमारे पास परवेसिव मोबाइल परवेसिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है उसकी प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया, उसके अंदर आने वाली डिफरेंट जो डेफिनेशंस हैं, डिफरेंट जो टर्म्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। फिर हमने देखा एक क्वेश्चन था कि वाई परवेसिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट देन कन्वेंशनल, उसके बारे में हमने पढ़ा। 3-4 किस्म के हमारे सामने हेडिंग्स आए और हर हेडिंग के अंदर फिर नैरोली हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। यूज़र इंटरफेसेस में आती है, इन्वायरमेंट्स प्लेटफॉर्म्स इन्वायरमेंट्स में आती है। ठीक है जी, इसी तरह उसमें था कनेक्टिविटी के अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम्स आती है। कॉन्टेक्स्ट के जो सोर्सेज हैं उनका डिफर करना आपस में, ये प्रॉब्लम्स भी आती है। ठीक है जी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया और उसके बाद हमने देखा कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस वक्त तक 4 अप्रोचेस जो हैं, ये इस वक्त से मुराद इस कोर्स के होने तक है। हो सकता है कि कोई नई परवेसिव सॉफ्टवेयर अप्रोच भी आ चुकी हो, और अगर आप बहुत ज़्यादा, अगर आपको याद होगा तो मैंने कल या जो भी हमारा प्रीवियस सेशन था उसके अंदर मैंने बताया था कि ये इतना ज़बरदस्त सब्जेक्ट है कि जो बहुत सारे इनोवेटिव पाथ आपको देता है, जिसके ऊपर आप अपनी फाइनल रिसर्च को कैरी ऑन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं फॉर पब्लिशिंग। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया, जैसे जैसे एहतशाम जैसे स्टूडेंट्स के पास नेटवर्क का बैकग्राउंड मौजूद है और वो इसको पढ़ते हुए कुछ ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप कर सकते हैं, कुछ ऐसी अप्रोच प्रपोज की जा सकती है जिस तरह ये डिवाइस इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, होस्ट इंडिपेंडेंट है, सोर्स इंडिपेंडेंट है, ये सारी चीज़ें हैं ना। इसी तरह कुछ और भी सोचा जा सकता है अगर इस डायरेक्शन में देखा जाए।
ठीक है ना जी। 12 ये चारों थे, जिसके अंदर देखें जो डिवाइस इंडिपेंडेंट है वो हमें अलाउ करता है कि बेसिक इंटरेक्शन स्ट्रक्चर जो हैं उनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकें। प्लेटफॉर्म के अंदर ऐसी एप्लीकेशन हो जो डिफरेंट मल्टीपल एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म्स के लिए डेवलप की गई हो। होस्ट इंडिपेंडेंट मॉडल्स के अंदर जो है वो बिजनेस लॉजिक और डाटा जो है इसके ऊपर काम किया जा रहा है, और सोर्स इंडिपेंडेंट के ऊपर है कि इंटेंडेंट कॉन्टेक्स्ट डाटा जो है वो किसी भी ऐसे सोर्स से आए तो हम उसको जो है वो रीयूज कर सकते हैं जी। यहां तक क्लियर हो गया जी। ये मैंने जो लेक्चर्स की तकसीम की है ना जी, ये टॉपिक वाइज की है, ठीक है। इससे पहले हमने जितना पढ़ा था वो एक और टॉपिक था। आज का हमारा जो ये सेशन था ये प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के हवाले से था, ठीक है जी। जो हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो मेरा ख्याल है कि सॉफ्टवेयर बेस्ड कुछ इस तरह का था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उसके ऊपर हमारे जो सेशंस है ना वो मेरा ख्याल कंटिन्यू करेगा मिड टर्म के सिलेबस तक। उसको हम दो सेशंस में या एक सेशन में डिवाइड करेंगे, ये उसके कंटेंट को देख के ही अंदाज़ा होगा। लेकिन जितना हमने पढ़ लिया है यहाँ तक का पोर्शन भी जो है वो अहम है पेपर के लिए, और मेरा नहीं ख्याल कि इतनी डिटेल में आपको बताने के बाद और इतनी तफसील से समझाने के बाद अभी भी आपको कोई वीआईपी क्वेश्चंस की, कुछ मेगा फाइल्स की या कुछ इस तरह की चीज़ें की ज़रूरत है। बेसिकली सेलेक्टिव स्टडी जो है ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी में काम नहीं करती। आप किसी एक स्लाइड को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तमाम स्लाइड्स में से, तमाम टॉपिक्स में से क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन बैंक में मौजूद हैं, ठीक है। आपके पास कौन से आने, इट्स अप टू यू, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी एक को छोड़ के तो ये समझें कि मैं इसको 100% जो है वो अटेम्प्ट कर लूंगा जी, ठीक है जी। यहाँ तक का कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो काइंडली आप पूछ सकते हैं जी। जी रिकॉर्डिंग के लिए आप मिस अतीका जो हैं वो मौजूद हैं क्लास में, ठीक है। उनसे आप रब्ता कर लें। अगर वो मुझे सुन रही हैं तो काइंडली आप अपना नंबर शेयर कर दें जी, ताकि बच्चे आपसे कांटेक्ट कर लें, या मैं सेशन को छोड़ूंगा तो आप मिस अतीका से रब्ता कर लीजिएगा बेटा। जी जी, अगर आप ये, चूंकि बेटा मैं एज अ टीचर काम कर रहा होता हूँ, tanishkada.com की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जो पॉलिसी है रिकॉर्डिंग्स के हवाले से, ठीक है, वो मुझे इतनी क्लियर नहीं है। तो मैम अतीका जो है वो हमारे सेशन में मौजूद हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह वो आपको जो है ना वो मज़ीद गाइड कर